एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। वक्त है प्रहार का और प्रहार में बात करेंगे सियासी हलचल की। बंगाल में जल्द ही दीदी की पार्टी टूटने वाली है। पहले विधानसभा में विधायक बागी हुए और अब लोकसभा में सांसद बागी हैं। कहा जा रहा है कि बंगाल में दीदी के साथ वही हो रहा है जो महाराष्ट्र में उद्धव के साथ हुआ था। लेकिन अब एक और बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक और बड़ी टूट की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना यूबीटी के 9 में से 7 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई है। ये मीटिंग दिल्ली में हुई है जिसमें उद्धव के 7 सांसद मीटिंग में शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि अरविंद सावंत और अनिल देसाई को छोड़कर उद्धव के बाकी सांसद शिंदे की सीक्रेट मीटिंग में शामिल थे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार को देखते हुए एक सांसद को केंद्रीय मंत्री बनाने और अन्य नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां देने का वादा किया गया है। ऐसे में चर्चा तेज हो गई है कि क्या उद्धव गुट में भी नई बगावत हो सकती है। एक बगावत के बाद पार्टी टूट गई, उद्धव गुट अलग हो गया, शिंदे गुट अलग हो गया, असली शिवसेना उद्धव ठाकरे से छिन गई और अब एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट सकती है, उद्धव गुट टूट सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि जो सांसद हैं लोकसभा के उद्धव ठाकरे के पास, वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और सीक्रेट मीटिंग की भी बात की जा रही है। 9 सांसद हैं जिसमें से 7 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी कि एक और बड़ी टूट की तरफ उद्धव ठाकरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। सचिन, सबसे पहले ये बताइए, सुगबुगाहट है क्या? एक बार पार्टी टूट चुकी है, क्या दूसरी बार टूटने की कगार पर है उद्धव की पार्टी? देखिए, शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी शुरू से ये कोशिश कर रही थी। शुरू में कुछ लोगों को जो उन्होंने साथ में जोड़ा और फिर एक के बाद एक जो है उन्होंने सांसदों से संपर्क किया। हमने पिछले कुछ दिनों देखा, जब भी शिंदे दिल्ली जाते तो वहाँ पर उनके कार्यक्रम में जो उद्धव ठाकरे के शिवसेना के जो सांसद है वो मौजूद देखे। नासिक में राजा भाऊ वाजे जो है उद्धव ठाकरे के सांसद है, लेकिन वो श्रीकांत शिंदे के कार्यक्रम में आए। कई सारे वाकचौरे जो है शिरडी के, वो एकनाथ शिंदे से मिलने की तस्वीरें सामने आई। हालांकि ये नेता हमेशा, ये सांसद हमेशा शिंदे से या उनके बेटे से मिलते रहे, लेकिन उनकी ये दलील रही है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो काम है, विधान उनके लोकसभा चुनाव क्षेत्र के जो काम है उसको लेकर वो मिल रहे हैं। लेकिन ये तैयारी पूरी तरह से चल रही है और काफ़ी दिनों से चल रही है। अब धीरे धीरे इसमें संख्या बढ़ती जा रही है। जो सूत्रों से बताया जा रहा है कि इसमें धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है और उनको मनाने की, कन्विंस करने की कोशिश जारी है। इसमें कुछ नाम आगे हैं जो एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और सीक्रेट मीटिंग की भी बात की जा रही है। सबसे पहले प्रमुख नाम बताइए, कौन से हैं इन 7 सांसदों के जो एकनाथ शिंदे से मिल रहे हैं, नजदीकियां शिंदे गुट से बढ़ रही हैं और दूरियां उद्धव गुट से बढ़ रही हैं जिनकी? देखिए, उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि उनके सभी सांसद जो उनके साथ रहेंगे। कल अरविंद सावंत ने भी ये बात कही कि अभी जो छोड़ के जाने वाले थे वो छोड़ के जा चुके हैं, अभी कोई छोड़ के जाएगा नहीं और कोई जाएगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन नाम शुरू से चल रहे हैं, कई सांसदों के नाम आते हैं और उसको शिवसेना उद्धव ठाकरे हमेशा नकारती आ रही है। अरविंद सावंत, अनिल देसाई या फिर संजय जादव जो परभणी से सांसद है, या ओम राजेंद्र निम्बालकर, ये ऐसे 3-4 सांसद अभी भी है कि जो 7 का आंकड़ा है उसको पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। और जिस दिन ये कंफर्मेशन मिल जाएगा उस दिन एक चिट्ठी भेजी जाएगी, जिस तरह से तृणमूल में हो रहा है, और उसके बाद फिर उनका अलग गुट तैयार किया जाएगा। लेकिन ये कोशिश लगातार जारी है। इसको अमली जामा पहनाने में समय लग सकता है। हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद हो सकता है कि 1 महीने के बाद हो सकता है कि 6 महीने के बाद हो, लेकिन ये कोशिश लगातार जारी है, इतना तो तय है। बिल्कुल सचिन, और अब संजय राउत का वो बयान भी याद आ रहा है जिसमें वो बाकी रीजनल पार्टियों को कांग्रेस में विलय की सलाह दे रहे थे। अब उनकी अपनी ही पार्टी में टूट है, तो क्या सलाह उद्धव ठाकरे को देंगे संजय राउत, ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका सचिन तमाम जानकारी के लिए। बात पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी में बगावत का असर बंगाल से लेकर दिल्ली तक दिखाई दे रहा है। दिल्ली में टीएमसी ने अपना दफ्तर खाली कर दिया है।
दरअसल पार्टी के बागी सांसद पार्थ भौमिक के सरकारी बंगले में टीएमसी का दफ्तर था, लेकिन अब पार्टी से उनकी बगावत के बाद टीएमसी को अपना ऑफिस वहां से हटाना पड़ा है। दिल्ली में 20 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर पार्थ भौमिक का बंगला है, जहां से पार्टी के ऑफिस को हटा दिया गया है। टीएमसी में हुई बगावत का असर अब टीएमसी के ऑफिस पर भी पड़ा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 20 राजेंद्र प्रसाद रोड पर दिल्ली के, और ये टीएमसी का ऑफिस हुआ करता था एक दिन पहले तक भी। हालांकि ये जो आवास अलॉट है वो पार्थ भौमिक के नाम है, जो टीएमसी के सांसद है, लेकिन उन्होंने जब बगावती जो अपने सुर है वो दिखाए, उसके बाद उन्होंने अभिषेक बनर्जी को भी ये कहा कि आप पार्टी का ऑफिस यहाँ से हटा दीजिए, जिसके बाद अब यहाँ से टीएमसी के ऑफिस को हटा दिया गया। उनके जो झंडे लगे हुए थे देखिए पूरे तरीके से यहाँ से हट गए। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पर कवर की टीएमसी के नेताओं के द्वारा की जाने वाली, और कोई भी कार्यक्रम होता था टीएमसी का तो यहीं पर किया जाता था दिल्ली में। लेकिन अब यहाँ से तमाम जो पार्टी के बैनर झंडे थे उसको हटा दिया गया है और पार्थ भौमिक ने इसको वापस ले लिया है। तो जो असर है वो अब पार्टी के कार्यालय पर भी साफ दिखाई दे रहा है। पार्टी के सांसदों ने अलग गुट बना लिया है। 20 के करीब सांसदों ने एक चिट्ठी लिखकर स्पीकर को कहा है कि अलग गुट उन्होंने बना लिया है, अलग बैठने की व्यवस्था की जाए। और इसी तरह से जो ऑफिस है दिल्ली में, यहाँ पर भी सन्नाटा पसर गया है और पार्थ भौमिक ने अपना जो आवास है वो वापस ले लिया है। वो खुद यहाँ पर रहेंगे और टीएमसी का ऑफिस अब दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। पार्टी को तिनके की तरह बिखेर दिया है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ममता के खिलाफ बगावत हो रही है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक एक एक करके सांसद ममता का साथ छोड़ रहे हैं। यानी अब ममता की पार्टी को टूटने से कोई बचा नहीं सकता। इस बीच ममता से बगावत करने वाले लोकसभा सांसदों की चिट्ठी भी सामने आ गई है। इस चिट्ठी में 19 सांसदों के नाम हैं। ये वो चिट्ठी है जिसे इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को लिखा था और सदन में अलग ब्लॉक बनाने की मांग की गई है। ये लेटर स्पीकर को 18 मई को ही लिख दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि 19 सांसदों की लिस्ट में सायोनी घोष का भी नाम है। चुनाव प्रचार के दौरान दिल में काबा और आंखों में मदीना गाने वाली सायोनी घोष ने भी आखिरकार ममता से बगावत कर दी है। इस चिट्ठी में बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार देव अधिकारी का भी नाम है। देव अधिकारी घाटाल से सांसद हैं और ममता के बेहद करीबी बताए जाते थे। इसके अलावा यूसुफ पठान, सांसद खलीलुर रहमान, अबू ताहिर, शताब्दी रॉय, बापी हलदार, शर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती के नाम भी चिट्ठी में शामिल हैं। तो ममता बनर्जी के करीबी भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ या ममता बनर्जी के साथ नाराजगी, अभिषेक बनर्जी के साथ नाराजगी के बाद जिन सांसदों ने बगावत की है, अब उनकी बकायदा चिट्ठी आ गई है और सस्पेंस खत्म हो गया है कि कौन दीदी के साथ है और कौन बागी हो चुका है। तो आइए 19 सांसद कौन कौन से हैं आपको बताएं। काकोली घोष ने इनको लीड किया है। ये 12/7 से सांसद हैं। शताब्दी रॉय ने भी सिग्नेचर कर दिए हैं, बीरभूम से सांसद हैं। और बापी हलदार ये मथुरापुर से सांसद हैं, जो 19 सांसदों की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने दीदी से बगावत कर ली है, जिन्होंने अलग गुट बनाने की मांग की है और बाकायदा एक चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को लिखी गई है कि उन्हें अलग ब्लॉक दिया जाए। काकोली घोष का नाम इसमें शामिल है। अगला नाम है शर्मिला सरकार का, जो कि वर्धमान ईस्ट से सांसद हैं। और इसके साथ ही साथ प्रसून बनर्जी ने भी उस चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं जो स्पीकर को लिखी गई थी। ये हावड़ा से सांसद हैं जिन्होंने ये मांग की है कि उन्हें अलग ब्लॉक दिया जाए। वो टीएमसी के साथ यानी कि ममता बनर्जी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। कूच बिहार से सांसद जगदीश बसुनिया, बोलपुर से सांसद असित कुमार और बांकुरा से सांसद अरूप चक्रवर्ती, हुगली से सांसद जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जगदीश बसुनिया, असित कुमार मल और अरूप चक्रवर्ती का नाम भी इसमें शामिल है। और सबसे चौंकाने वाला नाम सायोनी घोष का है, क्योंकि सायोनी घोष ने विधानसभा के इन चुनावों को लीड किया था। इनके बयानों के इर्द गिर्द नैरेटिव सेट हुआ करते थे। सायोनी घोष बड़े एग्रेशन के साथ ममता बनर्जी के साथ मिलकर लड़ने का दावा किया करती थी, लेकिन अचानक अब सायोनी घोष भी बागी हो चुकी हैं। ममता के जो करीबी हैं वो बागी हो चुके हैं। इसमें अब नाम है खलीलुर रहमान का, जो कि जांगेपुर से सांसद हैं, अबू ताहिर जो कि मुर्शिदाबाद से सांसद हैं, और यूसुफ पठान जो कि बहरामपुर से सांसद हैं, जिन्हें ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में गुजरात से लाकर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ लड़ाया था। वो यूसुफ पठान भी अब बागी हो चुके हैं और बाकी सांसदों की लिस्ट में यूसुफ पठान के भी सिग्नेचर हैं।
इसके साथ ही साथ मिताली बाग जो कि आराम बाग से सांसद हैं और माला रॉय जो कि कोलकाता साउथ से सांसद हैं, ये भी बागी हो चुकी हैं। तो 19 सांसद, देखिए कुल 28 सांसद हैं ममता बनर्जी के पास लोकसभा के, और 2/3 का अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो 2/3 के आंकड़े के लिए 19 सांसद चाहिए और 19 सांसद बागी हो चुके हैं, यानी ममता बनर्जी की पार्टी अब पूरी तरीके से टूट चुकी है। झारग्राम से सांसद हैं कालीपद सोरेन, ये भी बागी हो गए हैं, इनके भी सिग्नेचर हैं उस चिट्ठी पर। घाटाल से सांसद हैं देव अधिकारी, ये भी बागी हो चुके हैं, इन्होंने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। इसके साथ ही साथ जून मालिया जो कि मेदिनीपुर से सांसद हैं, और पार्थ भौमिक जिनके घर की तस्वीर अभी अभी हमने आपको दिखाई थी, इनके दिल्ली के आवास पर ही टीएमसी का दफ्तर चला करता था। ये बैरकपुर से सांसद थे टीएमसी के टिकट पर, सांसद हैं टीएमसी के टिकट पर, लेकिन अब चूंकि ये बागी हो गए हैं तो इनके घर से अब टीएमसी का दफ्तर हटा लिया गया है। अब ममता के साथ कौन कौन है, किसने सिग्नेचर नहीं किया है, तो शत्रुघ्न सिन्हा जिनका नाम बड़ा चल रहा था कि ये बाकी हो सकते हैं, लेकिन कल मीडिया के सामने आकर इन्होंने साफ कर दिया था, और आज जो चिट्ठी आ गई है उसमें शत्रुघ्न सिन्हा के सिग्नेचर नहीं है। कीर्ति आजाद अभी भी ममता बनर्जी के साथ है, महुआ मोइत्रा अभी भी ममता बनर्जी के साथ है, कल्याण बनर्जी अभी ममता बनर्जी के साथ उस चिट्ठी के मुताबिक है, जबकि कल कल्याण बनर्जी ने जो बयान दिया था वो ममता बनर्जी की चिंता बढ़ाने वाला है, जिसमें कल्याण बनर्जी ने कहा था कि ममता दीदी ये तय कर लें कि वो अभिषेक बैनर्जी को रखना चाहती हैं या मेरे जैसे कर्मठ कार्यकर्ता को रखना चाहती हैं। इसके अलावा स्वागत रॉय अभी ममता बनर्जी के साथ है, सुदीप बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के साथ है, सजदा अहमद ममता बनर्जी के साथ हैं, और प्रतिमा मंडल भी ममता बनर्जी के साथ है। इनका नाम भी बागी विधायकों की लिस्ट में चल रहा, बागी सांसदों की लिस्ट में चल रहा था, बट ये भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी थी, और अब लिस्ट सामने आने के बाद ये तय है कि कम से कम ये चेहरे अभी ममता बनर्जी के साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें से कल्याण बनर्जी की नाराजगी कल खुलकर सामने आई थी। सांसदों की बगावत पर ममता कैंप के कीर्ति आजाद ने बड़ा दावा किया। कीर्ति आजाद का कहना है कि सांसदों को डरा धमकाकर साइन करवा लिए गए, सांसदों के घर में तोड़फोड़ हुई, बीजेपी के लोग घर में बैठे, पुलिस घर के बाहर बैठी। कीर्ति आजाद ने कहा है इनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को भी हटा लिया गया, लेकिन वो डरेंगे नहीं। कीर्ति आजाद के मुताबिक ये पूरा खेला बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर से खेला जा रहा है। जिस तरीके से जिन एमपीओ ने साइन नहीं किया था, उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, पुलिस बाहर से गार्ड कर रही थी उनको, बहुतों को तो घर तोड़ दिए गए, भंगचूर कर दिया गया, फैमिली को डराया धमकाया गया, बहुत सारे तो डर के आए हैं। लिस्ट देख लो, पहले 8 तो मान गए जो थे, उसमें 3 है, भापी हालदार है जिसका तो घर पर पूरा तोड़ दिया, तो कहाँ पर रहा था, फर्स्ट टाइम का एमपी है, यंग आदमी है, उसने साइन किया है। 2 लोग और हैं, अब आप देख लो तो पहले 8 अलग इंक में हैं, दूसरे 14 से 18 दूसरे इंक काले में हैं, उसमें भी 3 मुसलमान एक साथ में हैं। अब बीजेपी को उनकी भी ज़रूरत पड़ गई, वैसे गाली देते हैं, 2/3 चाहिए उनको। मिताली बाग का भी वही हाल किया इन्होंने, वो भी फर्स्ट टाइमर है, बेचारी गांव से आई, खेतों में रही हुई है, उसका भी भंगचूर, पूरा भंगचूर मतलब तोड़ फोड़ कर दिया। माला रॉय लेटेस्ट हैं जो परसों जिन्होंने साइन किया है, शाइनी अलग से करके गई, मिली नहीं लेकिन अलग से करके गई, रात को भूपेंद्र यादव से मिली परसों वो, उसके बाद वो कल चली गई। तो यह अलग अलग है, और सारा ये निशिकांत दुबे के घर से हो रहा है, मुझे मालूम है, उसके घर में आदमी है मेरा जो मुझे बताता है क्या है क्या नहीं है। अब आज बता ही देना चाहिए। प्रकाश बारीक भी जो जिसने रिज़ाइन किया वो भी निशिकांत के घर के बाहर से। अब निशिकांत तो अच्छा बिजनेसमैन, उसके पास काफ़ी पैसा है, मैं जानता हूँ उसको, मेरे घर का ही है, छोटे भाई की तरह है, लेकिन उसका पता है खेला क्या है। तो बीजेपी के घर में इनके सूत्र भी हैं, इनको वजह भी पता है, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी की पार्टी में हो रही सबसे बड़ी टूट को ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं या सांसदों को रोकने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। ममता से सबसे पहले बगावत करने वाली काकोली घोष का कहना है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, 20 सांसदों का समर्थन उन्हें हासिल है, यानी बागी सांसदों की संख्या 20 से ज्यादा हो सकती है। अब तक 20 है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, और मैंने जो आई मैं फिर वापस जाऊंगी, क्योंकि हमारा काम भी बाकी है अभी। अब देखिए 19 सांसदों की चिट्ठी सामने आ चुकी है, 20 से ज्यादा का दावा काकोली घोष कर रही हैं। अब ओंकार सरकार, आप ही मुझे बताइए, जो चेहरे अभी ममता बनर्जी के साथ नजर आ रहे हैं, ये चेहरे ममता के साथ रहेंगे, या जिस तरीके से कल्याण बनर्जी कल नाराज हो गए थे, कोई और भी सांसद नाराज होकर छिटक सकता है?
जी देखिए, जो अभी भी ममता बनर्जी के साथ देने के बात कर रहे हैं, उनमें से कल्याण बनर्जी कल काफ़ी नाराज़ हो गए थे। उनका कहना था कि अभिषेक बंदोपाध्याय का जो केस वो लड़ रहे थे, अचानक से उन्हें हटा दिया गया। उनके पास 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है कोर्ट में खड़े होने का, तो ये जगह से कहीं ना कहीं अभिषेक बंदोपाध्याय के खिलाफ नाराजगी साफ एकदम आ गया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह डाला कि अगर अभिषेक बंदोपाध्याय को पार्टी के उस बड़े पद में रहेंगे तो वो पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनको सोचना पड़ेगा। तो इसी तरीके से कल्याण बनर्जी तो नाराज हो गए हैं। अभी कल्याण बनर्जी का आगे का स्टेप क्या होगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि इसके अलावा सौगतो राय के साथ हमारा बातचीत हुआ था, उनका जो क्लियर स्टेप है वो है कि उन्होंने जिस सिंबल से जीते हैं उसी सिंबल में वो रहेंगे, यानी कि वो बागी विधायकों के साथ, बागी सांसद के साथ इस वक्त वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि उनका कहना है कि वो तृणमूल कांग्रेस के सिंबल से जीते हुए एक सांसद है, इसलिए वो सौगतो राय ममता बनर्जी के साथ ही है। इसके अलावा जैसे कि देखा गया कि हैरान कर देने वाला नाम इसमें से था, वो है सायनी घोष, जो कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन वो अचानक से देखा गया कि इस बागी जो सांसद है उसमें शामिल हो गए और सिग्नेचर भी कर दिए। ये काफी हैरान कर देने वाला बात है। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि वो ममता बनर्जी के साथ है। तो इसी तरीके से जितने भी सांसद फिलहाल ममता बनर्जी के साथ है, उन्हीं को रोकने की कोशिश ममता बनर्जी के तरफ से जोरों शोरों से किया जा रहा है। जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि जितने भी सांसद इस वक्त ममता बनर्जी के साथ है, उनके साथ बहुत जल्द ममता बनर्जी एक बैठक भी करने जा रही है। हालांकि उस बैठक बिल्कुल, अब जो बचा कुचा परिवार है उसे तो ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि अपने साथ रखें। ऐसे में कल्याण बनर्जी की नाराजगी कहीं 20 का आंकड़ा बाकी सांसदों का पूरा ना कर दे, ये भी ममता बनर्जी के सामने चैलेंज है। बहुत शुक्रिया आपका ओंकार, तमाम जानकारी के लिए। आगे ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम तो ले ही नहीं रही। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी टीएमसी के सांसद एक एक करके ममता का साथ छोड़ रहे हैं। अब तक 3 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। अभिषेक बनर्जी के सबसे करीबी राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बराइक, सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव पद से रिजाइन कर चुके हैं। प्रकाश चिक ने राज्यसभा के चेयरमैन को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद कल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर पर जाकर उनसे मुलाकात भी की। खबर यह है कि बहुत जल्द राज्यसभा सांसद कोयल मलिक भी इस्तीफा दे सकती हैं। कुल 13 राज्यसभा के सांसद हैं टीएमसी के पास, ऐसे में 3 रिजाइन कर चुके हैं। ये संख्या 10 की है जो फिलहाल ममता बनर्जी के साथ हैं। वहीं फर्जी साइन केस में ममता के भाईपो यानी कि अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने एक बार फिर पूछताछ के लिए तलब किया है। अभिषेक बनर्जी को 14 जून दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल अभिषेक बनर्जी से सीआईडी ने 5.5 घंटे की पूछताछ की थी। बताया जा रहा है कि अभिषेक ने सीआईडी के सवालों का सही जवाब नहीं दिया। सूत्रों की माने तो सीआईडी ने अभिषेक को वो डायरी लेकर आने को कहा था जिसमें विधायकों के साइन होने का दावा किया जा रहा था। अब सीआईडी ने अभिषेक को 14 जून को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। कल अभिषेक बनर्जी सीआईडी के सामने पेश हुए थे। हालांकि इससे पहले सीआईडी को 3 बार समन करना पड़ा था और फिर कोर्ट के आदेश के बाद अभिषेक बनर्जी फाइनली सीआईडी के सामने पेश हुए थे। और अब बात करेंगे मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन रद्द होने के बाद मचे सियासी बवाल की। आज एमपी कांग्रेस के नेता दिल्ली में हैं। कांग्रेस ने आज दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करने का प्लान बनाया है, लेकिन इस ऐलान को देखते हुए बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। अब से कुछ देर पहले एमपी कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जीतू पटवारी ने कहा कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज किया गया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में नटराजन की याचिका पर सुनवाई भी शुरू हो गई। कि भारतीय राजनीति में पहला केस, पहली ऐसी घटना देश की आजादी के बाद जिसमें राज्यसभा का नामांकन निरस्त करना, ये देश में जो चर्चा का विषय है, आम जन के जनमानस में बैठी हुई भावना है कि इस देश में अब लोकतंत्र बचेगा या ऑटोक्रेसी की ओर देश जा रहा है, तानाशाही की ओर देश जा रहा है। उस घटना की एक महत्वपूर्ण घटना है, उस पूरा सोच और विचार की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आज सिर्फ कमलनाथ जी एक एमएलए हमारे यहाँ वो उपस्थित नहीं है, बाकी 61 के 61 एमएलए यहाँ पर उपस्थित हैं।
हमें 58 एमएलए की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट किया, 10 विधायक कम होने के बाद भी, और जो निर्दलीय भी इसमें वो भी हमारे ही संग थे, जो दूसरी पार्टी 1-2 है वो भी हमारे साथ थी। अब देखिए, एमपी कांग्रेस के नेताओं का कहना यह है कि असंवैधानिक तरीके से नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। राघोगढ़ विधानसभा सीट से विधायक जयवर्धन सिंह ने इसे खरीद फरोख्त में फेल रहने के बाद रची गई साजिश का हिस्सा बता दिया है। लेकिन बीजेपी तो जयवर्धन ये कह रही है कि उन्होंने त्रुटियां थी, डिस्क्रिपेंसी थी, उनको कुछ खुलासे करने थे केस से जुड़े, उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनका नामांकन रद्द किया गया। मैम, अब तक पूरे देश ने सुना था कि भाजपा गड़बड़ी कर रही है मशीनों में, एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी कर रही है, लेकिन पहली बार देश के इतिहास में सीट चोरी हुई है, बेबुनियाद तरीके से, छल कपट के माध्यम से, और जो लोकतंत्र के, संविधान के जो मूल अंग हैं उनमें करप्शन के माध्यम से जो अधिकार मीनाक्षी जी का था, कांग्रेस पार्टी का था, हमारे विधायकों की संख्या के आधार पे हमें अधिकार था कि हमारा एक सांसद राज्यसभा पहुंचता, लेकिन एक नॉन कॉग्निजेबल नोटिस के आधार पर उनने मीनाक्षी जी का नामांकन खारिज किया है, जो बिल्कुल गैर संवैधानिक है। संविधान में इस बात का उल्लेख है कि अगर किसी भी विधायक के प्रत्याशी विधान परिषद के आगे बढ़ेंगे, बात यूपी के फिरोजाबाद की करेंगे, जहां लखनऊ से दिल्ली आ रही स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के कोच पर एक पत्थर मारा गया। पत्थर से कोच का आउटर शीशा टूट गया है। इसी ट्रेन से संघ प्रमुख मोहन भागवत भी सफर कर रहे थे। ट्रेन पर पत्थर फिरोजाबाद मखनपुर के बीच में किसी ने मारा है। पत्थर ट्रेन के E1 कोच पर मारा गया, जिसकी खिड़की का आउटर शीशा टूट गया। लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं लगी है। बताया जा रहा है कि जिस कोच पर पत्थर फेंका गया उसी में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। पत्थर मारने की घटना के बाद ट्रेन को टूंडला से पहले आउटर पर रोका गया, चेकिंग की गई, फिर ट्रेन को दिल्ली रवाना किया गया। 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट छात्रों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। छात्रों को अब परीक्षा में 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा होनी है और इसके लिए छात्रों को राहत दी जा रही है, छात्रों को सुविधा दी जा रही है। 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देने की बात अब कही जा रही है। तो नीट का वो एग्जाम जिसे रद्द किया गया था और री नीट की तारीख 21 जून तय की गई थी। 21 जून को छात्रों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार अब तमाम कोशिशें कर रही है और इसी दिशा में कोशिश ये है कि 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम अब छात्रों को दिया जाएगा। यानी जो टाइम की कमी की शिकायत कभी कभी छात्र करते हैं, अब वो शिकायत भी सरकार दूर कर रही है। 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इससे पहले सरकार ने जो इंतजाम किए थे वो ये कि एडमिट कार्ड के लिए बाकायदा समय सुनिश्चित किया गया था। इसके साथ ही साथ ये सुविधा भी छात्रों को दी गई थी कि वो अपना पसंदीदा जो सेंटर है या जो पसंदीदा शहर है या जो उनके नजदीकी शहर है उसको चुन सकते हैं अपने एग्जाम सेंटर के लिए। इसके साथ ही साथ जो फीस थी उसे भी वापस करने की बात सरकार की तरफ से पहले ही कह दी गई थी। और अब बड़ी खबर यह है कि 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम छात्रों को दिया जाएगा। दरअसल बार बार नीट एग्जाम लीक होने के कारण छात्रों का जो भरोसा सिस्टम से उठा था, उस भरोसे को कहीं ना कहीं जीतने की कोशिश सरकार कर रही है। एक जो नाकामी पूरे सिस्टम की थी, पूरे सरकार की थी, उस नाकामी को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश सरकार कर रही है और इसी दिशा में 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम अब छात्रों को दिया जाएगा नीट परीक्षा के दौरान। भास्कर मिश्रा मेरे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, क्या कोशिश इस वक्त सरकार कर रही है या कितना चैलेंजिंग है सरकार के लिए, कितना प्रेशर है सरकार के ऊपर कि जो दोबारा परीक्षा होने जा रही है इसे सही तरीके से करवाया जाए? देखिए, प्रेशर तो है, जग जाहिर है। अगर 20-22 लाख बच्चों को दोबारा सरकार को एग्जाम दिलवाना पड़ रहा है तो प्रेशर है, लेकिन बच्चों को परेशानी ना हो ये सरकार के लिए पहली प्राथमिकता है। और इस दिशा में एक बड़ी राहत दी गई है कि कोई भी स्टूडेंट जो एग्जाम में बैठता है नीट यूजी के पेपर में, तो जो फॉर्मेलिटीज होती है उसको पूरा करने के लिए, चाहे अटेंडेंस शीट में नाम लिखना हो या विजिलेंस की और कोई प्रक्रिया हो जिसमें समय लग। जी ठीक है भास्कर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। छात्रों का विश्वास जीतने की कोशिश लगातार अब सरकार की तरफ से की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, पीएम मोदी ने नेतृत्व में नई परिभाषा लिखी है। 12 साल में भारत ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की यात्रा असाधारण है। आज का भारत दुनिया को दिशा देने की
क्षमता रखता है। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ये कहा है। 4x7 काम करते हुए प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व की नई परिभाषा लिखी। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों, दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप बीते 12 वर्षों में भारत ने खेत खलिहान से लेकर चंद्रयान तक और गांव की चौपाल से लेकर वैश्विक मंचों तक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में भारत ने जो यात्रा तय की है वो असाधारण है और इसीलिए जब एक समय था वैश्विक मंच पे भारत केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था, केवल उपस्थिति दर्ज कराता था, पर आज का भारत वैश्विक एजेंडा को प्रभावित करने वाला है, दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है और ये सब कुछ संभव यदि हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन के कारण, उनके नेतृत्व के कारण। और आज दुनिया भारत को संभावनाओं का, समाधानों के देश के रूप में देखती है। भारत एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है, इनोवेशन हब भी है और ग्लोबल ग्रोथ इंजन के रूप में भी अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर रहा है, लगातार कर रहा है। 12 वर्षों की यह यात्रा जन विश्वास, जन भागीदारी, जन शक्ति की यात्रा। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लोक भवन पहुंच गए हैं योगी आदित्यनाथ और थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने जा रही है। दरअसल मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर या प्रधानमंत्री के तौर पर 12 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल कितने बेमिसाल हैं, इसकी चर्चा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से की जा रही है। पीओके का कसाई नंबर 1 ब्रिगेडियर फाइक आयो, पीओके का कसाई नंबर 2 कैप्टन लियाकत अली, पीओके का कसाई नंबर 3 लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एहसान नवाज। पीओके में जो कत्लेआम हो रहा है उसके पीछे ये 3 चेहरे हैं। पीओके में जो खून बहाया जा रहा है उसके पीछे मुनीर के ये 3 कसाई हैं। कसाई नंबर 1 यानी ब्रिगेडियर फाइक आयो आईएसआई पीओके सेक्टर का चीफ है। कसाई नंबर 2 कैप्टन लियाकत इस वक्त पीओके का आईजी पुलिस है। पीओके का कसाई नंबर 3 लेफ्टिनेंट जनरल आमिर पीओके में तैनात 10वीं कोर का कमांडर इन चीफ है। पीओके में बगावत को कुचलने का ऑर्डर इन तीनों कसाईयों को दिया गया है जिनके खिलाफ पीओके में विद्रोह गूंज रहा है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारामारी है, इसके पीछे वर्दी है, खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा, वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारामारी है, इसके पीछे वर्दी है, खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा, खून रंग लाएगा। सबसे पहले बात ब्रिगेडियर फाइक आयूब की जो इस कत्लेआम का मास्टरमाइंड है। वहां पे 9 मई की तर्ज का ऑपरेशन करने की तैयारियां हो रही हैं या ऑपरेशन हुआ भी है, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो इस वक्त जो हुकूमत है, वो कत्ल गलत गर्मी में एक अपना एक मकाम रखती है, मास्टर है, एंड दे आर वेरी ट्रेन्ड टू किल द इनोसेंट पीपल। वो अभी तक जो उन्होंने जो कार्रवाइयां की हैं, अब तक जो उनकी हिस्ट्री या तारीख है वो बताती है कि वो 9 मई के बाद हमें और शिद्दत से इस बात का एहसास हो गया है कि ये बड़े फ्रॉडिये किस्म के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो करने में बड़े माहिर हैं। इनकी माहिराना जो सलाहियतें हैं वो 9 मई में आपके सामने पूरी दुनिया ने देखा। जहां जहां पर आसिम मुनीर के खिलाफ आवाज उठती है वहां पर ब्रिगेडियर फाइक को मुनीर भेजता है। ब्रिगेडियर फाइक को लाहौर का कसाई भी कहते हैं
लाहौर में साद रिजवी के खिलाफ ऑपरेशन इसी ने लीड किया था। उस वक्त ये कर्नल था। विद्रोह दबाने के बाद प्रमोशन मिला और ब्रिगेडियर बना। और अगला टारगेट अब पीओके दिया गया है। जो हालात हैं वो निहायत वाज़े हैं। जिस तरह की कश्मीर के अंदर आवाजें उठाई जा रही हैं वो बहुत वाज़े हैं। जिस तरह कश्मीर के अंदर लोगों के ऊपर जुल्म फस्तायत की जा रही है वो बहुत वाज़े है। जिस तरह लाहौर के कसाई ब्रिगेडियर फाइक अयूब को सेक्टर कमांडर लगा के इस वक्त आपको पता है कि आजाद जम्मू कश्मीर का जो कि मकबूजा कश्मीर है, जो कुछ वो लाहौर के अंदर करके आया वो आजाद जम्मू कश्मीर में करने की कोशिश की जा रही है। और फाइक ब्रिगेडियर फाइक अयूब जो है, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा दूं पहले। ये लाहौर का कसाई फाइक अयूब जो है, जिसको ब्रिगेडियर प्रमोट करके, क्योंकि लाहौर में इसने पीटीआई को कामयाबी से तोड़ा मरोड़ा, पीटीआई के अंदर एक आईएसआई ग्रुप क्रिएट किया, पीटीआई सोशल मीडिया के अंदर लाहौरी ग्रुप क्रिएट किया, बड़े बड़े जो जीदार किस्म के वर्कर थे उनको लाके चिड़ियाघर में तोड़ा और अब ये कश्मीर में जाके कश्मीरियों की विल को तोड़ना चाहता है। पीओके में लाहौर का कसाई क्या कर रहा है ये अब पूरी दुनिया देख रही है। जो सामने आ रहा है उस पर गोली चलाई जा रही है। हर मिनट हर घंटे के साथ पीओके के हालात पाकिस्तान के कंट्रोल से निकल रहे हैं। ऐसे हालातों में ब्रिगेडियर फाइक को एक ही काम आता है, खून बहाना। अब बात पीओके के दूसरे कसाई कैप्टन लियाकत अली की, जो पहले पाकिस्तानी आर्मी में कैप्टन था। पाकिस्तानी आर्मी से जल्दी रिटायरमेंट लेने के बाद पाकिस्तानी पंजाब पुलिस में भर्ती किया गया। लियाकत को मुनीर बहुत पसंद करता है क्योंकि जो मुनीर की सोच है वो लियाकत का ख्वाब है। कसाई नंबर 2 लियाकत को खून बहाने में मजा आता है और इसी सोच की वजह से लियाकत को डबल प्रमोशन देकर पीओके भेजा गया। जैसे ही पीओके में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जैसे ही सड़क पर संग्राम शुरू हुआ, लियाकत अली ने सरेआम गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। रेंजर्स वाले चले जाते हैं, जो कहते थे कि यहां से जो एफसी वाले हैं वो चले जाते हैं। आए वो देखे, मेरे 6 लोग जो है ना, 4 लोग मेरे शहीद हैं, मेरे 42 लोग जख्मी हैं, उन्होंने सीनों पे गोलियां खाई हैं। और हम अपनी लाशें इस तरह नहीं उठाएंगे आगे। हम इंशाल्लाह गोली का जवाब गोली से देंगे। मैं लोगों को इस तरह मरने नहीं दूंगा। और जो लोग शहीद हुए हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूं। उन्होंने अपने सीनों में इनकी गोलियां खाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने ये साबित किया है कि हम इंशाल्लाह किसी शरपसंद के सामने ना पहले झुके थे, ना अभी झुके हैं, और ना जब तक आखिरी सिपाही मौजूद है हम इनके सामने झुकेंगे। कैप्टन लियाकत अली ने स्पेशल काउंटर टीम बनाई है जिसमें इस्लामाबाद से सैनिकों को भर्ती किया गया है, जो अस्पतालों में घुसकर